नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की, वहां पर कुछ करंट अफेयर्स की, आजकल के जो मौजूदा हालात हैं इनके हवाले से भी बात होनी चाहिए, क्योंकि कल हमने डिस्कशन की थी और ये कुछ तकरीबन 2 हफ्ते से हम कर रहे हैं कि जी रजीम चेंज की, हुकूमत की तब्दीली की जब बात आती है उसमें क्या क्या हो सकता है। कल सेठी साहब ने उसको काफ़ी डिटेल कॉमेंट भी दिया। आज भी काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जहाँ पर एक बात जो कि हुकूमत के हवाले से ये कि हुकूमत ने अभी तक NRO के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, और यही ऑब्जर्वेशन रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस की, और इस पे काफ़ी हद तक बरहमी का इजहार भी वो करते रहे हैं। और इस पे एक टाइम लाइन है, वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से 16 दिसंबर जब ये फैसला आया उस वक्त से लेकर अब तक क्या हुआ है और हुकूमत ने इस हवाले से क्या कहा है। हुकूमत के जितने भी अहदेदारान सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उनका क्या बयान रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुक्म दिया है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक जानिब इस पर अमल दरामद के दावे करती रही और दूसरी जानिब स्विस केसेस खोलने के लिए दरख्वास्त देने को नाकाबिले अमल करार देती रही। विफाकी वजीर कानून बाबर अवान ने 25 मई को सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया कि सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में कोई केस फाइल नहीं किया गया। इस पर अदालत ने वजीर कानून को हुक्म दिया कि 2 हफ्ते के अंदर NRO पर अदालती फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में हुकूमती इकदामात और स्विस बैंकों में मौजूद $60 मिलियन के मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। 10 जून को केस की समाअत के दौरान अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने NRO फैसले पर हुकूमती इकदामात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए सेक्रेटरी कानून को 11 जून को वजारत की जानिब से वजीर आज़म को भेजी गई समरी समेत अदालत तलब कर लिया। 11 जून को वजारत कानून के कायम करदा सेक्रेटरी सुल्तान शाह अदालत में पेश हुए और अपनी वजारत की जानिब से वजीर आज़म को भेजी गई समरी पेश की। अदालत ने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि ये समरी ऐसे है जैसे वजीर आज़म को NRO फैसले पर अमल दरामद न करने की तजवीज दी गई हो। अदालत उज़्मा ने वजारत कानून को हुक्म दिया कि नई समरी बनाकर पेश की जाए, जिसमें 16 दिसंबर के लार्जर बेंच के फैसले के पैरा 178 के मुताबिक NRO कलअदम करार देने और स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केसेस दोबारा खोले जाने की तफसीलात हों। दिसंबर में अदालत उज़्मा के फैसले से अब तक इस फैसले पर अमल दरामद के सिलसिले में कई बार हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाजराई का खतरा पैदा भी हुआ और खत्म भी। और ये मसला अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर और सेक्रेटरी कानून आकिल मिर्जा के ओहदों से अलहदगी का सबब भी बना। ताहम हुकूमत ने आज तक स्विस हुकूमत को कोई खत नहीं लिखा और 16 दिसंबर के अदालती फैसले के इस हिस्से पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। इस सारे केस में हुकूमती मौक़िफ़ ये रहा कि सदर के खिलाफ स्विस केसेस नहीं खोले जा सकते क्योंकि उन्हें मुल्की और आलमी क़वानीन के तहत इस्तिस्ना हासिल है। नाज़रीन, ये तो आपने देखा एक ब्रीफ सी टाइम लाइन थी जो अब तक होता रहा है। सेठी साहब, इसके अंदर एक बात जो है वो हम लोगों को भी पता लग गया कि एक्चुअली क्या है और क्या हम मानते हैं। अब बुनियादी सवाल है यहाँ पर कि इस हद तक आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 दिन का वक्त दे दिया है सेक्रेटरी लॉ को, उन्होंने कहा कि 24 सितंबर को आप हमें बताएं कि आपने समरी भेज दी, आप बताएं कि आपने क्या किया है। इस हद तक तो डिले हो चुका है। अब आप क्या देखते हैं कि आगे किस तरफ जाएगा मामला? आगे ये मुश्किल है ये मामला आगे जाए और ये डेडलॉक की तरफ जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जल्दी लॉ सेक्रेटरी साहब जो हैं ये उस किस्म की समरी पुट अप करेंगे प्राइम मिनिस्टर के आगे जो प्राइम मिनिस्टर को शर्मिंदा करे और मजबूर करे कि वो इस किस्म का ख़त लिखें जिस किस्म का ख़त सुप्रीम कोर्ट चाहता है। अब क्या वो किस तरीके से ये होगा, उसमें लॉ मिनिस्टर साहब का क्या रोल होगा, क्योंकि लॉ सेक्रेटरी और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान लॉ मिनिस्टर बाबर अवान साहब। अच्छा, अब रूल्स के मुताबिक ऐसे होता है कि जब भी कोई चीज़ समरी जाती है या कुछ भी तजवीज़ जाती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो उसमें आम तौर पे सेक्रेटरी साहब ये लिखते हैं कि ये सारी बात जो मैं कह रहा हूँ इसमें मिनिस्टर की अप्रूवल है, कि मिनिस्टर को दिखा दी गई है और वो अप्रूव करते हैं। अच्छा, अगर वो ये ना लिखें तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब वापस कर सकते हैं कि मिनिस्टर की राय ले ली जाए। तो अब बात यह है कि बाबर अवान साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम तो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट को इम्यूनिटी है और प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई केसेस नहीं खुल सकते, हम खत नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आपको कह रहे हैं कि जब ये एबनिशो अवॉइड हुआ था, हम पहले दिन से हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त इम्यूनिटी नहीं थी, इसलिए आपको लिखना चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि फाइनली शायद एक ऐसी स्टेज आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि चलें फिर ये इम्यूनिटी का जो मसला है जो आप कह रहे हैं कि इम्यूनिटी है, इसको भी देख लेते हैं, और वो शायद ये होल्ड करें कि इम्यूनिटी नहीं है। इसके ऊपर अभी वो एक ग्रे एरिया है। मगर फाइनल स्टेज ये है कि बाबर अवान साहब को सेक्रेटरी साहब अगर फिसलते हैं
तो सेक्रेटरी साहब के बाद फिर बाबर अवान साहब की बारी आएगी। और अगर सेक्रेटरी साहब मजबूत खड़े रहते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट किसी स्टेज पे भी उनको कहता है आइए आइए आइए, या तो कंटेम्प्ट में उनको पकड़ेंगे या वो एक नई जजमेंट दे देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट डिटर्मिन्ड है कि ये हमने खत लिखवाना ही लिखवाना है, तो वो अब 3 महीने वो चुप रहे हैं, अब वो उन्होंने फिर आप देख रहे हैं कि तेजी हो गई है कुछ चीज़ों में। साहब एक सवाल है कि क्या हुकूमत टाइम बाय नहीं कर सकती? अगर आपकी बात बिल्कुल वो आर्गूमेंट सही है, हुकूमत टाइम बाय नहीं कर सकती कि जी अगर इस्तिस्ना हासिल है, वो तो सारों को मालूम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मकामी कवानीन के तहत भी और इंटरनेशनल कन्वेंशन बिल्कुल सही है। तो लिख दे, आगे से जवाब आ जाएगा। लिखने से पहले बहुत से और डिले, और वो डिले टैक्टिक्स ऑलरेडी इस्तेमाल किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे। आप कहते हैं कि मामला कंटेम्प्ट तक पहुंच गया, लोग कहते हैं नहीं, तो वो जब वो फाइनल स्टेज आ जाएगी ना, और वो फाइनल स्टेज क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट साहब प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाएंगे, वो फाइनल स्टेज। उससे पहले बड़ी डिलेइंग टैक्टिक्स होंगी, लॉ मिनिस्टर पहले सेक्रेटरी साहब, फिर लॉ मिनिस्टर साहब, आप मेरी बात समझ रहे हैं, फिर शायद अटॉर्नी जनरल, फाइनल स्टेज प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर साहब को वो कहेंगे कि ये लिखें आप, नहीं तो आप कंटेम्प्ट करेंगे, हुकूमतूली करेंगे आप। तो फिर उस स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला कर सकते हैं, नहीं करते बुला लो कंटेम्प्ट में, या प्राइम मिनिस्टर साहब ये फैसला करते हैं अच्छा लिख देते हैं, वो कोई ऊट पटाख सी चीज लिख देंगे जिसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगी कि हमने लिख दिए। फिर 6 महीने उसके ऊपर लड़ाई होगी, आपने ये क्यों नहीं लिखा। फाइनली यही होगा ना कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम आपको लिख देते हैं, ये आप लिख के भेजें। तो मतलब ये है कि गंद पड़ रहा है, ये गंद है। नहीं, इसमें पीपल्स पार्टी ये मतलब है कि एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स की बात नहीं मान रहा, कोर्ट्स ओवरस्टेप कर रहे हैं सर्टेन लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, और डेडलॉक की तरफ, क्लैश की तरफ बढ़ रहा है। अब ये तो हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो उनके पार्टी के सरबराह हैं, उनके खिलाफ ऐसी चीज लिख दें। तो उससे बेहतर वो अगर वो स्टेज आती है तो या तो वो डिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या पीछे हटना पड़ेगा या आगे, वो रुक तो सकता नहीं। फिर वो अगर ऐसी स्टेज आ जाती है तो किसी न किसी को पीछे हटना पड़ेगा, और हुकूमत पीछे हट नहीं सकती। अगर वो स्टेज आती है तो सुप्रीम कोर्ट अगर पीछे हटता है तो गड़बड़ हो जाएगी, आगे बढ़ता है तो एक ही तरीका है, वो क्या है, आर्टिकल 190 फौज की तलब किया जाए। तो बात यह है कि ये दोनों को जरा सोच लेना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर वो खत लिख देती है और उस तरीके से लिखती है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट चाहता है, तो फिर भी बहुत से डिलेइंग टैक्टिक्स हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि ये अगले 2 साल में, 3 साल में ये स्विस अथॉरिटीज इस केस को खोल लें, वहां भी वकील के करवाए जा सकते हैं, और जो कि इसको चैलेंज करें इस गवर्नमेंट को, और कहा जाए कि ये ऑर्डर जो है ये है फलाना ढिंगड़ा। ये तो खत है ना सिटी साहब, रिक्वेस्ट होगी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस खोलने की, वो आगे से कह देंगे। मैं ये समझता हूं कि ये कोई ऐसी स्टेज नहीं आएगी जहां गवर्नमेंट भी डट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी डट जाएगा। इसके लिए कॉम्प्रोमाइज रास्ते निकालेंगे, दोनों की इज्जत रह जाए और मामला आगे चले। अच्छा, ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत से लोग, फिर मैं तजिए भी सुन रहा था कि वो एक अदनान ख्वाजा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड इम्तियाज साहब को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तार कराया गया, वो तो उनकी अपनी गलती है सेठी साहब। उनके बेल बॉन्ड वो जो थे, जो मुचलके थे उनके, वो डिस्चार्ज हुए थे, और उन्होंने 16 दिसंबर के बाद आप आवाम को बताए ना कि हुआ क्या। अभी आप अस्यूम कर रहे हैं कि सबको पता है कि उनके बेल बॉन्ड हुए थे। हुआ ये था कि उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया अदालत में, वो बेल के मसले के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रिकॉर्ड तलब किया, और वहाँ ये पता चला कि जब ये NRO का मसला हुआ था उस वक्त ये बेल पे थे, उसके बगैर जब, और बेल बॉन्ड दिए हुए थे, जब NRO की रिलीफ मिल गई इनको तो इन्होंने अपने बेल बॉन्ड विड्रॉ कर लिए और वो खत्म हो गए। उसके बाद जब ये NRO रिस्टोर हो गया, वो केसेस रिस्टोर हो गए, इन्होंने बेल के लिए अप्लाई नहीं किया या बॉन्ड्स नहीं दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो ये ऐसे लगता है कि इनको कहा है कि जी आप अंदर हो गए, 2 दिन के अंदर अंदर आप बेल बॉन्ड्स दें तो फिर शायद आपको वापस बेल मिल जाए। तो मैं समझता हूँ ये इतनी भी क्रिटिकल स्टेज नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट इज ट्राइंग टू इन्फोर्स इट्स रिट। ये इशारे हैं, ये भी इशारा है। ये हो सकता था उन्हें कहते हैं हम आपको 2 दिन देते हैं, बेल बॉन्ड्स लगा दीजिए, मगर उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया। मैं ये समझता हूँ एक बहुत अहम पॉइंट, एंड देन वी कैन रैप अप दिस थिंग। ये लशारी साहब का केस है, ये डिटेल में कल डिस्कस करेंगे इसको भी। इसमें जजमेंट भी देखते हैं, और जो इंक्वायरी रिपोर्ट कमिशन वो रिपोर्ट आई है वो भी देखते हैं, लशारी साहब की क्या पोजीशन है, वाज ही गिवन अ फेयर हियरिंग और नॉट, इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करके बात करते हैं। मगर दिलचस्प बात ये है कि अटॉर्नी जनरल्स भी आए, खड़े नहीं हो सके सुप्रीम कोर्ट के आगे, लॉ सेक्रेटरीज भी आए, खड़े नहीं हो सके सुप्रीम कोर्ट के आगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। और अब लशारी साहब के केस के अंदर भी 3 सेक्रेटरीज को कहा गया कि एक रिपोर्ट बनाएं, एक सेक्रेटरी उनके ऊपर बैठा तो वो भी फिसल गए, मतलब वो खड़े नहीं हो सकते।
अब जब भी और अब इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी की बारी आई हुई है, वो भी नहीं खड़े हो सके, उन्होंने भी जाके वहाँ कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आगे, सही तरह जवाब नहीं दे सके, विद द रिजल्ट के प्राइम मिनिस्टर को नोटिफिकेशन लशारी साहब के केस में विड्रॉ करनी पड़ी और वो सिंध से वापस आ गए। दिलचस्प बात यह है कि अगर ब्यूरोक्रेसी आहिस्ता आहिस्ता स्लिप कर रही और खड़ी नहीं होगी हुकूमत के लिए, इसका ये मतलब है पावर स्लिप कर रहा है हुकूमत से। ब्यूरोक्रेट्स को नजर आ रहा है कि ये हुकूमत अब मजबूत नहीं है, हुकूमत कमजोर हो रही है और वो इसके साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत खतरनाक मोड़ है। जरदारी साहब को सोचना चाहिए इस बारे में, प्राइम मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए, हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अगर ब्यूरोक्रेसी आपके साथ खड़ी नहीं होगी तो फिर आप हुकूमत नहीं चला सकते। सेठी साहब ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, यहाँ पर आपकी लाइव कॉल जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।